मंथन मंच के सभी सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। किताब चर्चा काफ़ी लंबे समय के बाद। अब लंबे समय के बाद इसलिए क्योंकि किताब चर्चा के लिए किताब का पढ़ना बहुत आवश्यक है और आधी ही किताब पढ़कर या उसका सिनॉप्सिस पढ़कर उस पे चर्चा कर पाना अ, फ़िलहाल वो सलाहियत नहीं है मुझ में। स्लो रीडर हूँ, तो किताबें धीमी पढ़ी जाती हैं, लेकिन परतों के बीच जाकर पढ़ने की कोशिश है और मेरे ख़्याल से वही किताब पढ़ने का असल मज़ा भी है। तो जब एक किताब पढ़ ली जाती है, तो अमूमन हम उस पर कुछ लिखते हैं। लिखना चाहिए क्योंकि किताब पढ़ते-पढ़ते ज़हन में बहुत सारे ख़्याल, बहुत सारी बातें आ रही होती हैं और उसे नोट डाउन करना या उस पर अपनी बात कहना एक लेखक को भी उसका इंतज़ार रहता है और बतौर पाठक हम भी उसे पढ़कर बताना चाहते हैं कि जब हमने आपके उस किरदार से बात की तो हमें ऐसा लगा, हमें ये महसूस हुआ। लेकिन इन सारे लालच को मैंने बीते 10 दिन तक जज़्ब करके रखा था, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मैं उसकी लेखिका से रूबरू बात करना चाहती थी। विनीता अस्थाना, बहुत-बहुत स्वागत है कला मंथन के मंच पर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जैसा कि मैं कह रही थी कि मैंने बीते 10 दिन से बुई को पढ़ा। सबसे पहले तो मैं दर्शकों की ओर से, अपने मंच की ओर से ये है वो किताब जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और बहुत बधाई इस नई किताब के लिए। शुक्रिया। और वाणी प्रकाशन से आई है ये किताब। अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है प्रकाशन की इस दुनिया में। वहाँ से एक उपन्यास का आना धीरे-धीरे एहसास कराता है कि एक लेखक के तौर पर आप धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी कविताएँ, आपकी कहानियाँ, आपके उपन्यास, उस कथ्य को लोग समझ रहे हैं। अ, बुई मेरे ख़्याल से आपकी चौथी किताब है। 3 हिंदी और 1 अंग्रेज़ी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले अंग्रेज़ी में लिखी गई थी और फिर उसे फिर एग्ज़ाइल, फिर वो बेहया हिंदी में आया उसका। तो इस तरह से एक हिंदी, अंग्रेज़ी दोनों में है, तो दोनों। बाकी जी। सबसे पहला सवाल ना मेरा विनीता यही है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ख़ास तौर पे बड़े शहरों में और जो जिस तरह की एजुकेशन के बाद आज लोग आ रहे हैं, वो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में उनकी पकड़ है। और वो कई बार चूँकि आप खुद एक आपने पत्रकारिता में कॉर्पोरेट से शुरुआत की और एक लंबे समय एक बड़ा करियर है आपका, तो वहाँ पर हमारी आम जो भाषा है, कामकाजी वो अंग्रेज़ी होती है। सो वी आर वेरी प्रोफिशिएंट कि हम अंग्रेज़ी में लिख सकें। आपने अंग्रेज़ी में लिखा भी, पर उसके बाद उसे आप हिंदी में लेकर आईं और उसके बाद जो तीसरी किताब आई तो वो भी हिंदी में आई। मैं कथ्य पर बाद में आऊँगी क्योंकि वो दोनों ही बहुत कमाल की किताबें हैं, लेकिन ये हिंदी से अंग्रेज़ी और फिर अंग्रेज़ी पर रह जाना, ये क्या है? तो जैसा आपने अभी बताया कि कॉर्पोरेट की जो भाषा है हिंदी, वो अंग्रेज़ी है। तो इतने साल, 22 साल हो गए मुझे काम करते हुए, हम लोग चाहते ना चाहते अंग्रेज़ी हमारी ज़ुबान से चढ़ चुकी है और हमें ऐसा लगने लगता है कि हम ज़्यादा बेहतर एक्सप्रेस जो कर सकते हैं, वो उसी भाषा में कर सकते हैं, जो हमारी रोज़मर्रा में इस्तेमाल है। और वो भाषा मेरे लिए अंग्रेज़ी रही। इसीलिए सीआई मिर्ज़ाई जब मैं लिख रही थी, तो वो कहानी ही दिमाग में अंग्रेज़ी में ही आई थी पहले, क्योंकि अंग्रेज़ी में आई थी इसलिए वो अंग्रेज़ी में लिखी गई। और जैसा कि मुझे कुछ लोगों ने सुझाया, मेरी माताजी ने भी कहा, तो वो ये हुआ कि इसे हिंदी में भी ट्रांसलेट करना चाहिए, तो हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया। एक और कहानी जो मैं बेट्रेयल लिख रही थी, वो भी मैं अंग्रेज़ी में ही लिख रही थी, क्योंकि वो कहानी भी मुझे अंग्रेज़ी में आई। तो जब दरकते दायरे की बारी आई, कहानी भी जैसे होता है ना कि स्वयं चुनती है कि वो किस भाषा में आना चाहती है। और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, हिंदी हमेशा हम लोग बोलते लिखते रहे हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी हूँ, बल्कि ऐसा कहूँ कि 12वीं तक मैंने हिंदी ही पढ़ी। दरअसल वो ऐसी कहानी थी कि जो छोटे शहर की कहानी, और वो अपने आप से जब उसने शुरुआत करी ना, तब अपने आप हिंदी में आई। और कुछ-कुछ ऐसा बुई के साथ भी हुआ कि मुझे कभी-कभी लगता है कि जैसे मैं जब इवन कविताएँ लिखती हूँ, तो कभी कोई कविता हिंदी में ही आती है और कभी कोई अंग्रेज़ी में ही आती है। तो ये शायद वो कहानी, वो कविता चुनती है कि वो किस भाषा में पहले लोगों के पास पहुँचना चाहती है, मैं नहीं चुनती। ये बहुत प्यारी-सी बात आपने कही कि अक्सर कहानी या कविता एक तो अपना रास्ता खुद चुनते हैं, अपनी भाषा
चुनते हैं और कैसे उतरना है, कब उतरना है, ये लेखक का भ्रम है कि वो लिखता है, लेकिन जब वो बंद कमरे में होता है और अपनी किताबों के सामने होता है, पन्नों के सामने होता है, तो उसे इस बात का पूरी तरह से एहसास होता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। ये अगर लिखा जाना होगा, तो ये लिखा जाएगा और मैं कोशिश कर लूँ इसको किसी तरह से करने की, तो ये मेरे बस की है नहीं। ये अपने आप में बहुत बड़ा राज़ है, जो लिखते हैं मेरे ख़्याल से वो इस बात से पूरी तरह से इत्तेफ़ाक रखेंगे। अ, बुई पर आऊँ उससे पहले छोटी-छोटी 2 बातें। जब मैंने बुई पढ़नी शुरू की, तो चूँकि एक दोस्ती भी रही है हमारी, किताबें मैंने पढ़ी और किताबों को पे विस्तृत चर्चा हुई, जो पहली दोनों किताबें हैं, बेहया पे भी, दरख्त दायरे पर भी। और जब मैंने किताब पढ़नी शुरू की तो मुझसे किसी ने पूछा कि "वो किताब आपने मँगा ली?" मैंने कहा, "हाँ, वो तो जिस दिन दिखाई दी थी, मैंने मँगा ली।" पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा, "हाँ।" "कैसी लगी?" मैंने कहा, "ठीक है।" लेकिन मुझे तसल्ली नहीं थी कि ये ठीक पे कैसे रुक सकती है कहानी, क्योंकि तुमसे ठीक की उम्मीद नहीं है। कहानी में कुछ और होना चाहिए। अगेन वही बात कि चूँकि मैं दरख्त दायरे और बेहया दोनों पढ़ चुकी थी, दोनों इन फेस कहानी नहीं कहते, बहुत परतों में छिपी हुई बात होती है। तो ये चीज़ मेरे ज़हन में थी कि यहाँ पर भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये कहानी बड़ी सादा सी चली जा रही है, आम सी कहानी है। लेकिन फिर वो कहीं न कहीं पाठकीय आपसे वो पेशेंस माँगता है। और फिर वो कहानी की शुरुआत होती है और वहाँ पर हमें दिखती है एक वर्किंग गर्ल जो अपने माता-पिता की बड़ी बेटी है और उसकी ज़िंदगी के सारे उतार-चढ़ाव होते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्त्री का जो किरदार है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओवर इंडिपेंडेंट दिखाया गया है, बहुत सी चीज़ों में। लेकिन कहीं पर भी मुझे बुई की किताब में जो स्वाति का किरदार है, वो कहीं भी मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगा। ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इमोशनल है, ना वो उतनी ही प्रैक्टिकल है, ना वो उतना ही प्रेम में डूबी हुई है, ना वो उतना ममता में डूबी हुई है। वो बहुत आम सी लड़की है। आगे चल के उम्र के साथ में वो एक बहुत आम सी औरत बनती है। क्या वजह थी कि तुमने बहुत बहुत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लिए कि शायद वही मेरे घर के बगल में भी रहती हो? मुझे लगता है ये होता है कि जो कैरेक्टर्स हैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानियाँ हैं, वो दरअसल हमारे आस-पास हमेशा बीत रही। जीवन से ज़्यादा मैजिकल कुछ भी और है नहीं। हमारी समस्या ये है कि हमारे ऊपर फ़िल्मों का, हिंदी फ़िल्मों का या कह लें भारतीय फ़िल्मों का इतना असर है कि हमें अपना हीरो जो एक नायक है, जो एक नायिका है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए होते हैं। या तो वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खूबसूरत हो या वो बहुत त्याग की मूर्ति हो। लेकिन जो आम किरदार होते हैं, जो हमारे आपके जैसे लोग हैं, जो वाक़ई ये जीवन जी रहे हैं, वो आम होते हैं, उनके अंदर कुछ कमियाँ होती हैं। मेरे सारे कैरेक्टर्स मैं देखती आ रही हूँ बेहया में दरख्त दायरे में या अभी बुई में, थोड़े-थोड़े फ्लॉड कैरेक्टर्स हैं। कोई भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली देवी या देवता रूप में नहीं, ये वैसे हैं जैसे इंसान होते हैं। और मुझे लगता है तभी बेहतर कनेक्ट कर पाते हैं पढ़ने वाले भी, क्योंकि वो उन्हें अपने आस-पास देख सकते हैं, वो उनको महसूस कर सकते हैं, जो हम महसूस करते हैं। किसी के कोई हमारे जीवन से चला जाता है, किसी का ब्रेकअप होता है, तो जो वो महसूस कर सकता है, वो हमारा कैरेक्टर महसूस करे, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे बहुत आम चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, बजाए इसके कि एकदम ही कोई शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण आ जाए और हम अलग कुछ दिखाएँ। नहीं, हमारे आस-पास इतनी सुंदर कहानियाँ, इतनी प्यारी कहानियाँ घटती हैं, मुझे लगता है कि उनको उतार पाना ही अपने आप में बहुत बड़ा काम है और मैं कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं इस कहानी को देखूँ, हम अक्सर आज के समय पे ना जब कहानियाँ उठती हैं और उन पर चर्चा होती है तो हमारी पहली ऐसी कोई भारी भरकम सी लाइन होती है कि फला विमर्श पर लिखी हुई बहुत सशक्त कहानी है। तो मैं अनफॉर्चुनेटली बुई को किसी एक विमर्श के कैटेगरी में रख नहीं पा रही हूँ।
क्योंकि आपने जहाँ एक स्त्री के किरदार को लिया, एक बेटी के रूप में लिया और उसकी जीवन के उतार-चढ़ाव के बीच में आपने बहुत सारे छोटे-छोटे मुद्दे उठाए। जिसमें सबसे पहले तो मैं एक वर्किंग वुमन के तौर पे जब एक लड़की लेट नाइट आती है, एक पुरुष भी काम करता है, बिकॉज़ यू हैव बीन इनटू वर्किंग सेक्टर, आई हैव बीन वर्किंग सिंस क्वाइट लॉन्ग। जब एक पुरुष आता है रात को 10, तो मैं बहुत आम सी बात कर रही हूँ, 11 बजे, साढ़े 11, 12 तक, और एक स्त्री आती है, बीसों साल हो चुके हैं इंडिया में, अब हिंदुस्तान में वर्किंग वुमन एक कॉमन फिनोमेना है। अब ऐसा नहीं लगता कि कोई खास कोई स्त्री है, जनरली हम काम करते हैं, अच्छा कहाँ काम करती हैं, लेकिन ये जो फिनोमेना है ये नहीं बदला। ये जो उन्हें किसी खांचे में रखने का जो तरीका है वो नहीं बदला, और उसे बहुत सटल तरीके से तुमने इस्तेमाल किया है। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड कि इन चीजों को डालने की वजह क्या थी? जी, मैं देखती रहती हूँ, मुझे लगता है कि अब कल ही रात को मैं 11 बजे आई थी, मुझे एक प्ले देखने जाना था और अक्षरा से घर वापस आते-आते सबसे मिलते मुझे 11 बज गए। मैं अकेले रहती हूँ, मतलब मैं और मेरा परिवार यहाँ पे रहता है, मेरे पास में इन-लॉज़ या कोई ऐसा बड़ा और घर पे नहीं। तो शायद मेरे साथ में वो चीज़ें इस तरह से नहीं होती हैं, जो मैं अपनी बाकी फ्रेंड्स के साथ में या इवन रिश्तेदारों में या बहुत सशक्त कहे जाने वाले राइटर्स और जर्नलिस्ट के साथ में देखती हूँ। लगता है कि कॉमन फिनोमेना तो है, पर इसको बार-बार ना थोड़ा रेखांकित किया जाना चाहिए। कुछ चीज़ें क्या होती हैं, हमने उसको अपनी प्रोग्रामिंग में इतना ज़्यादा ले लिया है कि हमें लगता है कि ये नॉर्मल है। लड़की से ये हमेशा पूछा जाना या उसको क्वेश्चन कर देना, इतनी देर से आई हो का अर्थ है कि काम नहीं कर रही थी, कुछ और ही कर। ये इतना कॉमन है कि हम इसे नॉर्मल लेने लगे कि यार पूछा ही जाएगा, सिक्योरिटी रीज़न है, कहा ही जाएगा। मुझे लगता है रेखांकित बार-बार करते रहने से कुछ चीज़ें नोटिस में आएँगी और लोग अपने आप में सुधार करना शुरू करेंगे। हम लोग कुछ बहुत सारी चीज़ें किताबों से, कहानियों से सीखी हैं कि ये नॉर्मल नहीं है। तो वो मैं उसे इस्तेमाल करना चाहती थी और मैंने पहले भी बताया होगा, जैसे पार्टीज़ में जब हम जाते हैं और 40 पार की महिलाओं की, 40 पार की औरतों की भी अगर मैं बात करूँ, कि जब हम पार्टीज़ में जाते हैं, लड़कियों का तो छोड़ दीजिए कि 16 साल की हैं, 21 साल की हैं कि उनके ऊपर आप वो करेंगे। तो भी उनके पति हो या परिवार हो, तमाम क्वेश्चन करता है और मैं ऐसी महिलाओं को जानती हूँ, जो कई बारी कपड़े बदल कर पार्टी के बाद कपड़े बदल कर और फिर अपने घर जाती हैं। जीन्स के ऊपर टॉप के ऊपर से कुर्ता डाल के और फिर घर जाती हैं। तो ये इतना अगर दिखावा करना पड़ रहा है जीने के लिए, तो इसको रेखांकित किया जाना आवश्यक है। इसे बार-बार बताते रहना आवश्यक है ताकि पढ़ने वाले और सुनने वाले और देखने वाले समझें और ये नहीं किया जाना चाहिए। और इसे मेरे ख्याल से रेखांकित करना इसलिए भी आवश्यक है कि जो पढ़ने वाला पुरुष वर्ग है वो ये एक तो ये समझे कि शायद उनके व्यवहार की वजह से ये सवाल उठते हैं। क्योंकि जब भी हम इस किस्म की बात करते हैं तो उसमें 2 गुट अक्सर सामने आ जाते हैं, जिसमें एक तो ये कहता है कि जहाँ पर कपड़ों की बात होती है कि किस किस्म के कपड़े पहने गए हैं, किस तरह की का बॉडी लैंग्वेज है, कहाँ जाना है, किस शहर में है, सिक्योरिटी रीज़न है, ऐसी बहुत सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन वहीं एक बहुत बड़ी वजह है जिसे हम इन सारी वजहों के नीचे रख देते हैं, और वो वजह है एक पुरुष का व्यवहार स्त्री के प्रति। कोई भी स्त्री हो, वो आपके घर की हो, वो आपकी महिला मित्र हो, नहीं, कोई भी स्त्री एक आम पुरुष का एक आम स्त्री के प्रति जो व्यवहार है, वो इन सारी चीज़ों का की जड़ है। इस चीज़ को स्वीकारना और इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसे इतनी सटल वे में आपने कहा, क्योंकि ये बाहर वाले नहीं कहते, ये कई बार घर के लोग कहते हैं, माएँ कहती हैं, चाचियाँ कहती हैं। टोकने वाले जो हैं, वो सबसे पहले घर वाले होते हैं। पर जो आपके ऊपर जो बंधन लगाए जाते हैं, सबसे पहले वो घर से ही लगाए जाते हैं और क्योंकि आप घर में इतने बंधन देख चुके होते हैं, कि जब बाहर यही चीज़ें होती हैं तो आपको नॉर्मल लगती हैं। आप नहीं खड़े होते क्योंकि आपको पता है कि घर में आपको जब माताजी ने ये कहा था तो आपने जवाब नहीं दिया था। तो अब बॉस ने कह दिया, सबॉर्डिनेट ने कह दिया, कौन-सी बड़ी बात है। इसीलिए तो आदी हो जाते हैं आप इस बात को सुनने के, आदी नहीं होना। हुँ, हुँ।
तो होता वही है कि मेरे ख्याल से घर में वो धीरे-धीरे नैरेटिव सेट होता रहता है और वो हमारी हाँ, कंडीशनिंग बहुत पहले बाहर से देख कर के, क्योंकि पहले हम वो सवाल हमारे ऊपर उठते नहीं हैं, लेकिन हम वो सवाल उठते देखते हैं। हमारी बड़ी बहनों के ऊपर, हमारी घर की नई-नवेली राइट, चाचियाँ, मौसियाँ हैं, उनके ऊपर ये सवाल उठते हैं, तो पहले वो इनडायरेक्ट हम तक पहुँचते हैं। फिर जब हम खुद उस जगह पर पहुँचते हैं, तब हमसे वो डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो तब तक हमारी कंडीशनिंग बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है कि बिल्कुल, बाहर भी बिल्कुल। कोई मुझसे ये सवाल पूछेगा, तो मैं चुप रहूँगी, जवाब नहीं दूँगी, क्योंकि कहीं न कहीं गलती तो हाँ, मेरी ही है। हाँ, क्योंकि ये नॉर्मल है और गलती मेरी ही है कि मैं निकली रात को। राइट। ओह! गलती मेरी है कि मैं निकल गई रात को। ये इसे सिखाया गया है हम लोगों को, लेकिन लोगों को बता दें कि इसे हमने सीखने से अब इनकार कर दिया है और हमने बोलना शुरू कर दिया है कि मेरी गलती नहीं है कि मैं रात को निकल रही हूँ या मैं दिन में निकल रही हूँ। खैर, अम, इस कहानी में जो एक चीज़ मुझे बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आई थी, वो थी घरेलू हिंसा। जब हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं, तो हमारे ज़हन में जो सबसे पहली जो तस्वीर आती है, वो एक स्त्री और पुरुष की आती है, जिनके बीच में पति-पत्नी का रिश्ता है। हम घरेलू हिंसा में माता-पिता द्वारा किया हुआ बच्चों के ऊपर जो वर्बल या फिज़िकल एट्रॉसिटी है, उसको हम बिल्कुल नहीं गिनते हैं। ख़ास तौर पे हमारे भारतीय समाज, भारतीय परिवार का जो तरीका है, वहाँ पर अगर रूडली बच्चे से बोला जा रहा है, उसे एक्सट्रीम डिसिप्लिन में रखा जा रहा है, जहाँ पर कि उसका किरदार बिल्कुल दब जा रहा है, वो अपने घर में बोल नहीं पा रहा है, ऐसी किसी भी चीज़ को हम घरेलू हिंसा नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि ये परिवार का डिसिप्लिन का एक तरीका है। इसको आपने बहुत सटल वे में लिखा है। वाज़ देयर एनी इंटेंशन ऑफ राइटिंग दिस, या ये किरदार सिर्फ़ उस तरह का था और जब तुमने लिखा तो समझ में आया कि ये शायद ऐसे भी देखा जाएगा? नहीं, मेरे पास कहानी थी क्योंकि मेरी जो कहानियाँ हैं वो असल ज़िंदगी की कहानियों से आती हैं। मेरे पास ऐसी एक कहानी थी। अ, एक मुझे रात को फ़ोन आता है, कुछ 2-4 साल पहले की बात है और मुझसे हुँ, कहा जाता है कि हमको एक पुलिस की ज़रूरत है, वहाँ मार-पीट हो रही है। हुँ, तो मुझे लगा कि इस व्यक्ति ने तो शादी भी नहीं करी है, वो हमारे हुँ, जानने में जो व्यक्ति जिन्होंने मुझे कॉल किया। बट जी। नहीं, माता और भाई की इस तरह की उनके साथ में उनका व्यवहार मुझे थोड़ा ऑड लगा, लेकिन उस वक़्त रात को मैं निकल कर गई, मैंने पुलिस का जो भी किया जा सकता था बंदोबस्त किया। उसके हुँ, बाद मैंने उस कहानी को जाना। जाना घर में जनरली बातचीत हुई क्योंकि जब मेरे पास कुछ भी आता है, तो मैं उसे अपने भाई-बहनों से या अपने पिता से डिस्कस करती हूँ। हुँ, जब हमने डिस्कस करना शुरू किया, तो हमने पाया कि ये 70s में भी हो रहा था। ऐसी बहुत सारी बुआ थी, ऐसी बहुत सारी मौसियाँ थीं जिन्होंने ये सहा है। फिर मैंने देखा कि मेरी जो नंद हैं, उनकी एक फ्रेंड थी और वो डॉक्टर थीं और उनके साथ उनका जीवन इस तरह का रहा। तो वो लड़कियाँ जिन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया था या वो लड़कियाँ जो अकेली रह गई थी, चाहे वो विडो हो गई थी या पति ने छोड़ दिया, हुँ, जो घर वापस आ गई, उनमें ज़्यादातर जो एक सम्मान, जो एक सहारा, जो घर से संबंध मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। तो यकीनन कहानी मेरे ज़हन में थी, ट्रैक मेरे ज़हन में था कि ये इस प्रकार से ही होगा और हुँ, हम नहीं मानते हैं कि माताएँ ऐसी हो सकती हैं या हम फैमिली का टॉक्सिक होना रियल नहीं समझते हैं। पर हुँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स पढ़ाती हूँ और मैं देखती हूँ, चाहे लड़के हों, लड़कियाँ हों, बहुत लोग ऐसे होते हैं, जिनकी फैमिलीज़ इतनी टॉक्सिक होती हैं, चाहे एम्बिशंस को लेकर देखिए कि उनकी एम्बिशन उनके बच्चे जी रहे हैं और इस हुँ, कदर जी रहे हैं कि वो स्वयं जीने लायक नहीं बचते हैं। किसी-किसी जगह पे अगर आप देखें भटक जाते हैं, कई बार बच्चे उस चीज़ से पार नहीं पाते हैं, तो सुसाइड की कोशिश करते हैं। तो ये जो ये प्रेशर है, ये जो टॉक्सिसिटी है, इसको हम जो डिसिप्लिन का नाम दे देते हैं, वो काफ़ी मुझे चुभता है। मुझे लगा इसे हुँ, लिखना है और किस प्रकार से लिखना है, वो मैंने वही में एक्सपेरिमेंट किया है। हुँ। क्योंकि इस कहानी में अगर मैं सिर्फ परिवार के तौर पे देखूं, जब हम एक भारतीय परिवार को देखते हैं, तो जहां हमें उन्हें फ्लॉज नजर आते हैं, मतलब ये एक ऐसी बात है जिस पर लोग अक्सर, क्योंकि हमारा है,
हमारा अपना है, हमारी अपनी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, हमारा समाज है और उसका हिस्सा हम हैं। तो अगर हम कहेंगे कि जो पारिवारिक ढांचे हैं वो फ्लॉड हैं, तो उस फ्लॉ का हिस्सा हम खुद भी बनेंगे। शायद यही वजह है कि हम कभी भी परिवार का की जो इकाई है उस पर हम उँगली नहीं उठाते। लेकिन हमें ये समझना होगा कि आज के समय में अगर एक तरफ जिस तरह के बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं उनके रूट कॉज़ अलग हैं, लेकिन जो एक स्त्री या पुरुष या इंसान के रूप में जो ज़िंदगी में उथल-पुथल मची हुई है, वो परिवार से जुड़ा हुआ है और जब तक हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक वो रूट कॉज़ तक हम पहुँचेंगे नहीं। तो पहुंचेंगे। आपने ना सिर्फ हिंसा की बात की, आपने यहाँ पे जेंडर बायस को भी बहुत प्रोमिनेंटली दिखाया है। फादर जब रहते हैं तब तक तो उसका एक संबल बना रहता है। बहुत वोकल जेंडर बायस है और आपके उस किरदार को पढ़ के मैंने ऐसा बायस खुद बहुत क्लोजली देखा है। आई वाज शॉक्ड कि कोई एक जो नेशनल लेवल पे शी इज़ अ अमेजिंग पेंटर, इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेशन करती है। वो 40-45 की उम्र में भी वो अपनी माँ के स्नेह के लिए अ, उसके मन में एक खलिश रहती है कि कभी मेरी सक्सेस को भी मेरी माँ से अप्रिसिएशन मिल जाए। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। और जब मैं उस किरदार को पढ़ रही थी तो मुझे इतनी ज़्यादा वो समानता नज़र आ रही थी क्योंकि उसकी जो उसकी चाहत या जो टीस होती थी ना, गुस्सा भी, वो सब मैंने देखा है, समझा है, बात की है। तो यहाँ पर मुझे वो बायस बहुत क्लियरली बैरिकेड रख करके आपने निकाला है। अ, कहाँ से आए था या वैसे तो ये अमूमन हमें अगल-बगल नज़र आ जाता है। बिल्कुल। नहीं ढूँढना नहीं पड़ता, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रिसर्च नहीं करनी पड़ती हैं, जो आपके आस-पास इस कदर फैली हैं, कि अगर आप थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको मिलेंगी। हम लोगों ने बचपन से देखा है, हम वो बच्चे हैं जिस ज़माने में अ, लड़कियों और लड़कों को खाना अलग-अलग दिया जाता था, अलग-अलग टाइम पे दिया जाता था। पहले घर में आदमी खाएँगे, लड़कियाँ बाद में खाएँगी। बिल्कुल। मैं अपने परिवार को इकाई के तौर पे अपने पिता और माता को इससे बाहर इसलिए रखती हूँ क्योंकि शायद पिता का बैकग्राउंड सेना का था और उस वजह से वो प्रोग्रेसिव थे। लेकिन जब भी हम दादी के घर जाते थे, मेरे बाबा और दादी दोनों ने, लेकिन जब हम खानदान के किसी भी घर में जाते थे, तो हमने तो बहुत रूबरू देखी है कि हम लखनऊ से मान लीजिए बहराइच पहुंचे किसी शादी में पहुंचे और खाना परसा गया। तो ये होगा कि वो पता चला ताऊ जी ताई जी की 5 बेटियाँ हैं, तो उनके साथ बैठा दिया कि अभी वेट करो। अभी पहले भैया लोग खा लेंगे, उसके बाद आप खाएँगे। तो ये चीज़ें हम लोग देखते हुए आ रहे थे। हमने वहाँ पे देखा है कैसे एक लड़के को पढ़ाने के लिए बाकी 4-5 लड़कियों की पढ़ाइयाँ कैसे रोक दी जाती। तो वो चीज़ें यकीन मानिए खानदान में देखते रहे, हम लोग आस-पास देखते रहे। बड़े हुए बहुत ज़्यादा, बहुत नाकाबिल बेटे और अभी तक मैं देखती हूँ बहुत ही नाकाबिल बेटे जो कुछ करने के लायक नहीं, जो शायद अपना 12वीं भी उतनी अच्छी तरह से नहीं निकाल सके, जिनके अंदर वो मेहनत करने का मादा नहीं है। उनके ऊपर लाखों खर्च करके उन्हें ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाने में लगा देंगे। पर जो बेटी होगी उसको वो बीए करो, एमए करो, शादी करो, निकलो। चाहे वो कितनी पढ़ने में अच्छी हो, कितनी मेरिट हो, ये तो आज तक अभी तक हमारे सामने हो रहा है। तो ये ढूँढना नहीं पड़ता है, ये एग्ज़िस्ट करता है और मैं बहुत शर्म के साथ कहती हूँ कि ये चीज़ें मैं अपने खानदान में अभी तक देखती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं इसे लिखती रहूँगी जब तक मुझे ये दिखता रहेगा। जहाँ मैं बोल सकती हूँ, वहाँ बोलती भी हूँ, पर मैं इसे लिख-लिख कर और शर्मसार करना चाहूँगी लोगों को, ताकि ये धीरे-धीरे एलिमिनेट हो, ये निकलना रहे। दिस इज़ अ वेरी मतलब ये बहुत दुखद है, लेकिन ये है। बहुत सटल वे में ये शहरों में भी होता है और ऐसा नहीं है कि हम अगर कहें कि ये शहरों में नहीं हो रहा है, परिवारों में हो रहा है। और अगर थोड़ा-सा 100% अगर हम इंटीरियर चले जाएँ, गाँव में चले जाएँ, तो वहाँ पर 8वीं और 10वीं के बाद पढ़ाई छूट रही है, ये आज की सच्चाई है। जबकि हमें नहीं लगता, मतलब सरकार अपनी तरफ से बहुत कोशिशें कर रही है, स्कूल खुल रहे हैं और ऐसा नहीं कि स्कूल नहीं है वहाँ पे, कि 12वीं तक का कोई स्कूल नहीं है पास में कि कहाँ जाएगी लड़की। लेकिन स्कूल पास में है लेकिन परिवार पढ़ने नहीं दे रहा है। ये कितनी अजीब सी बात है कि पढ़ने नहीं दिया जी, जाएगा,
और वो लड़की उस चीज़ को स्वीकार कर लेगी। हम जिन उन देशों की बात करते हैं जहाँ पर महिलाओं के ऊपर बहुत सारी एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, लेकिन ये छोटे-छोटे बहुत बारीक लेवल पर हमारे अपने समाज में हो रहा है। शायद हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते क्योंकि वो परसेंटेज ज़्यादा नहीं है। तो वो हाँ, या एक मैं है। कहती हूँ दीगर रूप से दिखाई नहीं देता है। हमारी समस्या ये है कि घर की इज्जत इतनी बड़ी चीज है कि आप अपने परिवार में हो रही कोई भी एट्रोसिटी के बारे में बात नहीं कर सकते हैं खुलकर। आप बोल नहीं सकते हैं। पति को सास को गाली फिर भी दे लेते हैं, लेकिन घर वालों को अपने कहना का मतलब है, खुद को लगता है कि हमारे घर की इज्जत जा रही है, तो लोग नहीं बोल पाते, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो या किसी भी और किस्म। तो क्या होता है, लोग इसमें कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं करके रह जाते हैं। और सिखाया भी गया है कि जितनी चादर है उतने पैर पसारो, भाई को हुँ, आगे बढ़ना है, भाई आगे बढ़ेगा तो तुम्हारा भी परिवार चलेगा। हुँ, तो वो शायद हुँ, कहीं पे कंडीशनिंग का हिस्सा मान लीजिए कि हुँ। हाँ, लड़कियां इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती हैं, चाहते ना चाहते काफी हद तक स्वीकार कर। किरदार आगे बढ़ता है और अ, पाठक का दिल डूब रहा होता है कि इस कहानी में कुछ प्रेम कहानी आएगी या नहीं, ठीक है? तब तक आपका हीरो बिल्कुल नाइट इन शाइनिंग आर्मर की तरह नज़र आता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वो हीरो बिल्कुल नाइट इन शाइनिंग आर्मर जैसा नहीं है, बहुत आम-सा, बड़ा लवेबल सा और बहुत कमाल का सादा किरदार है। मैं बार-बार सादेपन पे ज़ोर इसलिए दे रही हूँ, क्योंकि सादगी ही इस कहानी की और इस किताब की सबसे बड़ी ख़ासियत है। तो फाइनली जो है वो प्रेम जैसी चीज़ इस कहानी में आती है। लेकिन आती यहाँ पर है। भी आपने बहुत, बहुत, बहुत खूबसूरत ढंग से जहाँ ये अब तक कहानी स्त्री और स्त्री की सशक्तिकरण और स्त्री के संघर्ष की कहानी नज़र आ रही थी। घरेलू हिंसा भी नज़र आया है उसमें, उसमें जेंडर बायस भी दिखता है, उसमें एक वर्किंग वुमेन की जो चैलेंजेज़ हैं, वो भी नज़र आते हैं। घर पे जो उसको चुनौतियाँ हैं, वो भी नज़र आती हैं, लेकिन जब हमारा एक किरदार आता है, तो आपका दिल जब तक आप यहाँ सोच रहे होते हैं कि समाज बड़ा खराब है, ये पुरुष ऐसे ही होते हैं, तब तक आपका दिल पिघल जाता है हर्ष के लिए। हर्ष नाम है उस किरदार का जिसके ज़रिए बहुत खूबसूरत सी बात विनीता आपने कही है। आई एम श्योर ऑल द मेन हु विल रीड दे विल थैंक यू कि आपने हर्ष के किरदार को उस तरह से लिखा। प्लीज़ मैं चाहूँगी कि थोड़ा-सा हर्ष के बारे में आप बताएँ, मैं पूरी तरह नहीं बताना चाहती। आप बताएँ बतौर लेखक जितना बताना चाहती हैं। जब हम कहानी प्लान करते हैं तो अब पहले तो क्या होता था, कहानी है आपके पास, शुरू से आखिरी तक लिख दी, ऐसा चल रहा था। फिर इधर मैंने कुछ वर्कशॉप्स अटेंड करी, कुछ बहुत गणमान्य लेखकों से मिली। तो मुझे ऐसा बताया गया कि एक ना खाका बनाना होता है आपको कहानी से पहले। मैंने फिर एक खाका बनाया। इस बार कहानी लिखने से पहले मैंने एक खाका बनाया। ओके। कहानी उसी के अकॉर्डिंग जा रही। अ, हर्ष जो किरदार हर्ष केवल आपको पहला चैप्टर बाबुल में उसका थोड़ा सा हिस्सा है, वो वहीं खत्म हो गया था। हर्ष का कहीं पे कोई आगे रोल होना ही नहीं था, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था उसके अकॉर्डिंग। हुँ, पर कई बार वही होता है, जैसा आप शुरू में कह रही थी, लेखक को भी नहीं पता होता कि किरदार उससे कहाँ लेके जाएंगे। तो राइट। ये किरदार ने कब हाथ थामा और कहाँ लेके चला गया, मुझे खुद समझ में नहीं आया। कुछ बहुत सारी चीजें मैं पढ़ रही थी और मैं देख रही थी और मुझे लगा यार, जीवन कितना भी चैलेंजेस क्यों नहीं है। जब एक दोस्त होता है, कोई एक साथी होता है, तो चीजें बहुत बेहतर हो जाती हैं। और अनुष्का उसकी एक बहुत अच्छी जो सीनियर भी है और मित्र भी है, वो एग्जिस्ट हुँ, करती है, फिर भी कहीं पे मुझे कमी लग रही थी कि जो पिता को उसने खो दिया तो उसे और क्या होना। तो हुँ, हर्ष अपने आप से कहीं से रिवाइव हो गया। और जब वो निकल के आया तो वो स्वयं उसकी जर्नी है कि वो लेकर गया, उसकी अपनी एक कहानी है जो साथ साथ में चलती है। और मुझे लगा कि बहुत ही फिट टू ईच अदर से है ये लोग, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो क्यों ना प्रेम हुँ, कहानी का रूप दिया जाए। पहली बार लिखी है मैंने, कभी प्रेम कहानी नहीं लिखी है, पहली बार लिखी है, तो मैं खुद भी थोड़ा नर्वस भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ कि किस तरह का उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। पर वो प्रेम कहानी अपने आप होती चली गई, उसमें किया मैंने कुछ नहीं था। हुँ।
शायद इसी वजह से वो बहुत ऑर्गेनिक तौर पे वो लगी कहानी। मेरे ख्याल से जब हम एक प्रेम कहानी लिखने जाते हैं, तो जैसा आप कह रही थी ना कि वो फ़िल्मी होने लग जाती है, क्योंकि हमारे हाँ, ज़हन में जो प्रेम कहानियों की जो बनावट है, वो जी, आस-पास की बारीक प्रेम कहानियों को देख नहीं पाते हैं हम। और हमारा जो कहूँ कि हमारा जो नैरेटिव सेट है, वो शायद बॉलीवुड्स की वजह से ही है। तो वो बहुत ओवर द वही, टॉप कहानियाँ हमें नज़र आती हैं, तो हमें बहुत ऑर्गेनिक कहानी नहीं नज़र आती है। यहाँ पे मैं एक छोटी-सी आपको एक वो दूँगी। अभी हालिया एक बातचीत थी, वो सुनने गए थे हम दिल्ली में, और वहाँ पे पान के ऊपर ज़िक्र हो रहा था। अब जब पान का ज़िक्र हाँ, होना शुरू हुआ, तो मेरी जो बचपन की याद है वो पान से जुड़ी है, वो मेरी आजी, मेरी दादी से जुड़ी हुई है। और मुझे सामने वो टॉक चल रहा है, व्योमेश जी बैठे हैं और सम अदर पीपल आर सिटिंग, जिनको पूरी बहुत सारे लोग सुनने आए हैं। मेरा जहाँ एक तरफ मेरा ज़हन उनकी बातों पे था, दूसरी तरफ मेरा मन जो है ना वो नीचे बचपन में उतरता चला जा रहा है। और मैं समझ पा रही थी कि मेरी दादी जब सुबह पान लगाती थी, तो उनके हाथ का पहला पान मेरे बाबा खाया करते थे। और मुझे उस वक़्त ना अपने ऊपर रोमांटिक। रोमांटिक, यस, मुझे एहसास हुआ कि कितने बेवकूफ थे हम, कि कोई चीज आंखों के सामने घट रही है और हम देख नहीं पा रहे थे। और हम लोगों को यश चोपड़ा की वो बड़ी बड़ी फिल्में और बहुत सारी बस चीजें यही, हमें वो वो लोग। वैलेंटाइन्स उस तरह से, वो आप सारे पूरे शहर की बत्तियां बुझा के आई लव यू बोल रहे हैं, हमें सब कुछ ना बहुत ग्रैंड जेस्चर्स को हमने प्यार मानता है। जो प्यार होता है वो स्वीट नथिंग्स में होता है, वो बहुत छोटी छोटी चीजों में होता है, वो केयर में होता है, उसको हम भूल चुके हैं उसको। यही एक वजह है कि एक बार कोई मुझसे पूछ रहा था कि अभिज्ञान जैसे कैरेक्टर्स होते कहाँ है बेहया के अभिज्ञान के बारे में। मैंने कहा होते हैं, उनको आप नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि आपको कोई मसल वाला और बहुत ज्यादा ग्रैंड जेस्चर्स देने वाला, वो गाड़ी लेके आया फूल हाथ में पकड़ाए, वैसा वाला व्यक्ति पसंद आता है। वो जो रोज आपको आते हुए हेलो करता है, कभी आपके लिए किताब उठा के दे देता है, कभी आपकी पसंद की पोयम आपको सुनाता है, उसको आप टिकट फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, तो आपने ब्रो ऑन कर रखे होते हैं। वो लड़के एग्जिस्ट करते हैं, आप उनको देखते ही नहीं है क्योंकि आपको स्वीट नथिंग समझ नहीं आते, आपको सिर्फ ग्रैंड जेस्चर। एंड थैंक्स टू बॉलीवुड कि हमारी नजर ही उन चीजों पे नहीं जाती है जो दरअसल अहमियत रखती क्योंकि हर्ष का जो किरदार है वो एक मशीन की ज़िंदगी जीती हुई स्वाति को वापस ज़िंदगी में जो साँस लेते हैं हम, जो ज़िंदगी में ज़िंदगी जीते हैं, वहाँ तक उसको लेकर के आता है। एंड देन वन फाइन डे ही टेक्स हिज़ ओन पाथ। है। पता है, बड़ा दिल टूटने वाला मंज़र था। मुझे मुझे उस पर्टिकुलर मोमेंट पे बहुत अर्ज हुई थी कि मैं तुम्हें मैसेज करूँ कि प्लीज़, अगर ये कहानी की ऐसी एंडिंग है तो मुझे नहीं पढ़नी है। क्योंकि इस वक़्त मैं ऐसे किसी ज़ोन में नहीं हूँ जहाँ पे मैं किसी सैड एंडिंग और रोने वाला कोई, मतलब मुझे नहीं पढ़ना। ठीक है, बहुत अच्छी है, सब छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी मैंने उसको हिम्मत रखा कि नहीं, 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 ऐसा नहीं है, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। ज़िंदगी की रियलिटी है। एंड थैंक यू कि तुमने रियलिटी के साथ-साथ रियलिटी को बहुत कड़वा नहीं बनाया। उसको उतनी हकीकत उसमें रखी कि वो हकीकत का जो चैलेंज है वो बना रहे, लेकिन हर वक़्त ज़िंदगी कड़वी ही नहीं होती, इसका सुकून भी बना रहा। सो दैट इज़ समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट। अ, मन नहीं किया कि उसको किसी ऐसे विमर्श पे एंड किया जाए, क्योंकि कहानी अपने आप में बहुत शायद वैसी सशक्त बनती जो इन फेस विमर्श लेकर आती। किसने रोका था या खुद को कैसे रोक पाई? अम, मुझे लगता है कि मैं किसी डब्बे में कहानियों को डालना नहीं चाहती, और क्योंकि उसके लिए मैं कुछ सीमित नहीं करना चाहती हूँ। अगर किसी को इसमें प्रेम कहानी दिखती है तो वो प्रेम कहानी समझे, किसी को इसमें कुछ इंस्पिरेशन मिलती है तो वो ले। एक किसी विमर्श का थप्पा लगाकर मैं उसे कुछ मुट्ठी भर लोगों तक वो चीज पहुंचे और सब कोई उसको ना समझ सके, इतना कठिन नहीं बना देना था। तो ये, हाँ, मैंने अपने आप को रोका। ये तकरीबन 60-70 हजार वर्ड की कहानी थी। मैं चाहती थी कि इसको मैं 150 पन्ने के अंदर रखूं, तो मैंने जो भी मुझे बहुत कठिन लगा, जो भी मुझे लगा कि नहीं, इसके बारे में हम बात कर लेंगे लेकिन इसको हम इसके अंदर नहीं डालें, तो मैंने उसको बहुत क्रूअली बोलूंगी, बहुत रूथलेसली एडिट किया ताकि कहानी मेरी
वन सीट रीडिंग हो कि आप एक बार बैठें, एक बार में आप पढ़ पाएं, और किसी तरह के डब्बे में आप ना डाल सकें इसके ऊपर वो ना लग जाए कि ये टैग लग गया, ये स्त्री विमर्श है, इसलिए अब कोई दूसरा व्यक्ति नहीं पढ़ेगा। नहीं, इसमें पुरुष विमर्श भी है। अगर आप देखेंगे तो जो हर्ष की जिंदगी है उसको भी तो चाहिए कुछ। हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, इतने सारे लड़के आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनका जीवन कठिन है। लड़कों का जीवन कम कठिन नहीं है। स्त्री विमर्श की अर्थ मेरा ये नहीं है कि मैं एक पुरुष को विलेन बना दूं पूरी तरह से बहुत नकारात्मक, और किसी एक को बहुत बेचारा बना दूं। जीवन में ऐसा नहीं होता है। सिचुएशन के हिसाब से कोई व्यक्ति बहुत अच्छा भी हो सकता है और किसी के लिए वही व्यक्ति बहुत खराब भी हो सकता है। तो क्यों ना इसको थोड़ा सच के आसपास रहने दे। तो विमर्श में नहीं बनने देना चाहती थी और बिल्कुल कॉन्शियसली नहीं बनने देना चाहती, इसलिए मैंने उसे बाहर रखा। इसको हम एक सांस लेती हुई कहानी मानी जिसमें प्रेम भी है, जिसमें संघर्ष भी है, और जिसमें आपको आपके जीवन के लिए सीखने के लिए दो चार चीजें मिल जाएंगी। और यदि आप ऑलरेडी सीखे सिखाए हैं लेकिन फिर भी क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हैं हमारी कंडीशनिंग की वजह से, तो शायद आपके लिए वो हाईलाइट हो जाए, आप अपने आसपास उसे देखें तो गौर करें। बस उतना चाहती हूँ, उतनी सी इच्छा है। बस छोटा सा ख्वाब है। तो हर्ष की बात पे दोबारा आऊँगी कि हाँ, हर्ष की कहानी, जब मैं हर्ष के किरदार को पढ़ते हुए मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम इस वक़्त उस दौर में हैं जहाँ पर स्त्री की बात करते हुए, चाहे वो तुम हो या मैं हूँ या हम जैसी तमाम स्त्रियाँ हैं, जो स्त्री की बात को कर रही हैं और करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन करते हुए हम ये नहीं भूल सकते कि पुरुष भी कहीं न कहीं उसी चीज़ का मारा हुआ है जिसके अगेंस्ट हम कहते हैं। पितृसत्ता की जो नैरेटिव है, अगर वो स्त्रियों के लिए बहुत खराब है, तो वो पुरुषों के लिए भी बहुत खराब है। और कई बहुत बार खराब। एक सेंसिटिव पुरुष को वो उसकी सेंसिटिविटी को वैल्यू ना करने वाली स्त्री मिल सकती है, जिससे उसकी ज़िंदगी भी उतनी ही हैरान परेशान हो सकती है जैसे किसी स्त्री की होती है। तो इस चीज़ को बिल्कुल। आपने उसको लिखा, वाज़ देयर एनी कॉन्शियस, क्योंकि हम कुछ भी बना सकते थे, एक किरदार हमें बनाना है, हम उसके करियर में चैलेंजेस दिखा सकते थे, हम उसे किसी साजिश का शिकार दिखा सकते थे कि उसके ऊपर कोई पॉश काट लग गया, हम फिल्मी बहुत सारी चीज़ें राइट। हो सकती थी। उसकी सेंसिटिविटी के ऊपर ही जो उसकी स्ट्रेंथ थी, वही उसके लिए कहीं न कहीं एक कमज़ोरी बन गई। इसको जी, रखने के पीछे वजह क्या थी? बहुत कॉन्शियसली सही कह रही हैं आप, बहुत कॉन्शियसली सोच कर मैंने रखा था। जब हम काम करते हैं, हमारे साथ में हर तरह के लोग काम करते हैं, और मनुष्य के तौर पे देखें तो चाहे स्त्रियां हो पुरुष हो, नाना प्रकार के लोग आपके साथ काम करते हैं। हुँ, जो बहुत सेंसिटिव जो पुरुष है, चाहे जब हम लोग पढ़ते थे और चाहे अभी है, उनको पुरुष भी पूर्णतया पुरुष मानने को जैसे तैयार ही नहीं। कोई व्यक्ति जिसके अंदर बहुत जो संवेदनशील पुरुष हैं, उनको हुँ, स्त्रियां भी कुछ नहीं समझते हैं और पुरुष भी कुछ नहीं समझते। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। मैं कई बार देखती हूँ जो बहुत सेंसिटिव लड़के हैं, बहुत सेंसिटिव आदमी हैं, उनको उस हिसाब से उस रेशियो में सामने हुँ, से बढ़कर समझने वाला कोई नहीं मिलता। परिवार भी वैसे ही होता है, अरे लड़के ऐसा नहीं करते, तुम क्या करते, तुमने हुँ, क्या तीर मार लिया, आईआईटी तो निकाला तो क्या तीर मार लिया। तो आईआईटीएन है, जैसा कि आपने उसमें कहानी में हुँ, देखा, हुँ, हर्ष राइट, आईआईटीएन है। हुँ, आईआईटीएन होने के बावजूद एम्बिशियस ना होना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है लड़कों पे। राइट, हमारे अपने मोहल्ले में दो ऐसे लड़के थे जिन्होंने आईआईटी निकाला था, और उनके पेरेंट्स पीछे पड़ गए। जब मैं छोटी थी, मेरे भाई का फ्रेंड था एक, अ, उसने आईआईटी निकाला, उसने इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद उसके पेरेंट्स उसको आईएएस बनाना चाहते। उन्होंने सब छुड़वा के उसको उसमें लगा दिया। वो आईएएस क्लियर नहीं कर पाया, कई साल बर्बाद हुए। बाद में उसमें जब अभी भी देखती हूँ ना, वो दुकान खोल के बैठा हुआ ओह! है। आईआईटीएन लड़का है, वो दुकान खोलकर बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि वो पिताजी चाहते थे कि वो आईएएस बने। नहीं करना था यार उसको। तो जो सेंसिटिव है, हमारे ऊपर इतना हावी है परिवार, परिवार का प्रेशर, माँ बाप के सपने, मिडिल क्लास में कुछ ज्यादा ही, कि हुँ, उनके सपने पूरा करने के लिए कोटा में देखिए हर साल कितने बच्चे आत्महत्या करते हैं। बिल्कुल, मैं आईआईटीज में मैं देखती हूँ
हर हफ्ते 10 दिन में एक ईमेल आता ही है इस प्रकार का, कि चाहे वो बीटेक हो, एमटेक हो, पीएचडी हो, इतना एक ईमेल आपको आता ही है जो कंडोलेंस का आता है। क्यों इतना प्रेशर है? प्रेशर सिर्फ पढ़ाई का नहीं, प्रेशर परिवारों की तरफ से भी बहुत है। प्रेशर सपनों के बोझ इतने ज्यादा है, और वो सपने किसके? क्या वो अपने सपने हैं पूरे तौर पे? नहीं, वो हमें हुँ, छोटे पर से वो गुब्बारे में हवा की तरह भरे गए सब। हुँ, जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है, गुब्बारा फूट जाता है। तो हुँ, मैं चाहती थी कि मैं रखूं कि जो पुरुष है वो भी अ, जो चाहता है कि कोई उसे सिर्फ समझ ले, कोई सिर्फ उसे उसके लिए प्यार करे, उसके करियर के लिए, उसके पैसे के लिए, उसके एम्बिशन के लिए, उसकी मासूमियत के लिए नहीं, सिर्फ पुरुष को उसी मनुष्य के तौर पे प्यार कर ले। वो भी तो नहीं मिलता, पुरुष को भी तो नहीं मिलता बहुत बार। हुँ, तो हुँ, हर्ष वो किरदार है जो मुझे लगा कि उसे कुछ अपने पिता जैसा भी लगेगा और एक अपने दोस्त जैसा भी। हुँ। तो उम्मीद करती हूँ लोगों को पसंद आएगा, अगर आपको अच्छा लगा तो। मुझे हर्ष का किरदार बहुत अच्छा लगा। मुझे कहानी का जो फ्लो है, अम, मैंने आपकी दोनों किताबें पढ़ी, दरख्त दायरे भी और बेगया भी। एक पाठक के तौर पे अगर मैं कहूँ कि जहाँ दरख्त दायरे बहुत अगर हम नदी से कंपेयर करें तो बहुत सारी, जब बिल्कुल ऋषिकेश में होती है ना तो बड़ी तेजी से बह रही होती है नदी, है ना? हाँ, उसके बाद फिर हरिद्वार आते-आते थोड़ा-सा उसका वेग थोड़ा-सा कम होता है। लेकिन जब हम उसे संगम के आसपास देखते हैं, प्रयाग के आसपास देखते हैं, तो नदी का बहाव बहुत सुंदर होता है। बिल्कुल धीमी गति से एक लय पे चल रही होती है। फिलहाल जो बुई है वो आपके लेखकीय जर्नी की प्रयाग पर पहुँची हुई है, क्योंकि उसका जो बहाव है, वो बहुत धीमे चला है और बहुत खूबसूरत चला है। किरदारों को पढ़ने के लिए लोगों को मैं कहूँगी कि इस कहानी ये जो किताब है, ये जो उपन्यास है, ये जो कहानी है, बहुत सादा कहानी है। आस-पास आपको ये किरदार मिल जाएँगे, आपके अपने घरों में ये किरदार मिलेंगे। परिवारों में आप जाएँगे पीछे तो आपको कोई बुआ, कोई मौसी, कोई चाची, फलाने की बहन, कोई ना कोई आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ रहा होगा। तो पर्दों के बीच जाइए, आपको वो सारे विमर्श नज़र आएँगे जिनके ऊपर मंचों से बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। अ, मंच से बात करना ज़रूरी है। अ, अगर आप ज़मीनी तौर पे काम कर रहे हो तो भी, और कई बार लगता है कि ठीक है, बात ही सही, बात ही कर लो, तो बात भी हो बहुत रही है। ज़रूरी लेकिन उसे बहुत सटल वे में अपनी कहानी में पिरो देना कि वो विमर्श की कहानी ना लगे, वो कहानी लगे, जिसे हम एक लय में बैठ के पढ़ पाएँ। ये अपने आप में बहुत आसान नहीं होता है, एंड यू हैव डन इट वेरी ब्यूटीफुली। मैं आखिर आखिर के अपने उस सवाल पर आने से पहले, मैं दरख्त दायरे और अम, आपकी दूसरी किताब, है दोनों हया। पर बेहया बेहया दोनों पर एक छोटा-सा वो चाहूँगी। दोनों ना कहानियाँ अपने आप में अलग चीज़ को लिए हुए थी। किसी एक ऐसी कहानी, किसी एक ऐसी फीलिंग को के ऊपर उनकी की कहानी बनी हुई थी, जिस पर लोग बात नहीं करते। आई एम श्योर दरख्त दायरे के बाद आपके पास बहुत सारे शायद मैसेजेस आए होंगे, और बीते कुछ सालों में हिंदुस्तान में उस एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के ऊपर काफ़ी काम हुआ है। हाँ, बहुत। तो जी। आई एम श्योर कि वहाँ पर लोग आप तक पहुँचे होंगे, ओपनली नहीं पहुँचे होंगे, लेकिन पहुँचे होंगे। हुँ, लेकिन बेहया इज़ समथिंग व्हिच इज़ स्टिल नॉट टॉक्ड अबाउट। मैरिटल रेप या हिंसा पति पत्नी के बीच, उस तरह की ब्रूटल हिंसा, उसके बारे में हम अब भी बात नहीं करते हैं। उस कहानी को लिखने के बाद वर यू कॉन्टैक्टेड बाय पीपल? ऐसे में कहूँ तो मेरा इसमें एक्सपीरियंस उल्टा था। बेहया में मुझे ज़्यादा मैसेजेस आए, लेकिन समस्या सबकी वही थी कि बेहया में मतलब हो सकता है लोग स्वयं बात ना करते हों, बाहर किसी से अभी भी नहीं बोलते हैं, लेकिन एज़ अ लेखक उन्होंने मुझे अप्रोच किया। ऐसी बहुत सारी लड़कियों ने जिनकी नई शादियाँ थी, या इवन ऐसी महिलाओं ने जिनकी 20-22 साल, 30 साल पुरानी शादियाँ, और जो कोई जीके में रह रहा है और कुछ बहुत बेहतरीन कर रहा है जीवन में, लेकिन वो बात करना चाहता है। कोई लड़की जो कहीं गोरखपुर में, बनारस में रह रही है,
और वो नौकरी करती है और उसको ये समस्या आ रही है, या कोई लड़की जिससे जबरदस्ती शादी कर दी गई है और उसका पति इस किस्म का है। तो ऐसे मुझे मैसेजेस और फिर नंबर शेयर करने पे कॉल्स बहुत ज्यादा आए, बहुत लोगों ने सहायता चाहिए कहीं कहीं पे हिंसा से, जिसके लिए मैं उन्हें अलग अलग लोगों के साथ कनेक्ट करती हुँ, हूँ। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ बात करके काउंसलिंग चाहिए, हुँ, क्योंकि हुँ, वो समझना चाहते थे क्या हो रहा है। लेकिन सब में ज्यादातर में कॉमन एक एक फैक्टर था। एक, परिवार साथ देने को तैयार नहीं। जहाँ वाकई हिंसा हो रही है हुँ, वहां पे भी लड़कियों के परिवार साथ देने को तैयार नहीं है। वो लड़की को वापस बुला लेने, लड़की को इतना संबल बहुत होता है कि पिता या भाई ये कह दे कि मैं हूँ, लेकिन वो भी ज्यादा करके लड़कियों को प्राप्त नहीं। नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी केसेस हैं जो आते हैं जहां पर मैं उनको कोशिश करती हूँ कि किसी प्रोफेशनल काउंसलर को दे दूं। क्योंकि एक तरफा बात सुनकर मैं भी नहीं बता सकती हूँ कि आपके जीवन में क्या चल रही थी। तो मुझे नहीं पता आपके पति ने ऐसा किया कि आपके पति ने ऐसा नहीं किया। तो मैं हुँ, कभी भी एक तरफा बात नहीं सुन के कोई भी निर्णय लेने को किसी को कहना चाहूंगी। तो हुँ, ऐसे में बहुत बार ऐसा होता है कि जो लड़कियां हैं जिनकी नई शादियां हैं, वो परिवारों के साथ नहीं रहना। हुँ, हुँ, जिस चीज को वो मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज समझ रही है, वो छोटे मोटे एडजस्टमेंट को भी कॉम्प्रोमाइज समझने की भी एक फितरत नई है कि कोई किसी के साथ नहीं रहना चाहता। तो ये मतलब ये दोनों प्रकार की समस्याएं हैं। हुँ, यस, नई शादियां हुई हैं और लड़कियां नहीं चाहती हैं कि जाएं, और उनकी माताएं भी फोन कर रही हैं कि वो इस हुँ, लड़के ने शादी ऐसे करी थी लेकिन अब उसकी मम्मी ये नहीं चाहती है तो अब मेरी लड़की बाहर नहीं जा। कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट के जो फर्क है, जो बेसिक चीजें हैं, वो समझना और बताना बच्चों को बड़ा जरूरी बिल्कुल। है। कि घर में भी हम 4 लोग रहते हैं, मेरी बेटी टीनेजर है, 16 साल की होने जा रही है, हम लोग को इनके साथ एडजस्ट करना पड़ता है, उन्हें हमारे साथ करना पड़ता होगा। आई एम श्योर जब आप घर में एब्सोल्यूटली। रहते हैं और 4 आपके अपने लोग होते हैं, तब भी आपको एडजस्ट करना हुँ, पड़ता है। हुँ, तो ऐसे में जब आप नए परिवार में पहुंचते हैं, नए लोगों के बीच पहुंचते हैं, तो वहां पे भी थोड़ा शुरुआत में एक दूसरे को समय देना चाहिए, हुँ, बजाय हुँ, इसके कि हम बस एकदम ही झंडा उठा के फेक या कह लें सूडो नारीवाद के नाम पे सिर्फ घर तोड़ के बाहर ही निकल जाए। वो चीज मुझे खलती है, और ये मैंने बेहया की बात बहुत महसूस करी कि ज्यादा लोग मुझसे एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि मैं उनसे कहूंगी कि घर छोड़ दो और बस निकल जाओ। क्यों छोड़ दो यार घर, जब मुझे पता नहीं है कि असल बात क्या है। मैं कैसे कह दूं, हाँ जिसके साथ में मारपीट हो रही है उसको मैं कनेक्ट करूंगी पुलिस के साथ, एनजीओ के साथ। राइट। हुँ, पर जहां पर कुछ और है वहां मैं कहूंगी भाई पहले आप साइकेट्रिस्ट से मिलें, या आप हुँ, कहीं पे फैमिली काउंसलर। काउंसलिज़्म तो ये बिल्कुल। चीजें देखने को आती हैं। हुँ, दरख्तेदारी के साथ उल्टा हुआ। दरख्तेदारी फीमेल फ्रेंडशिप्स की कहानी थी, हुँ, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी भी एक एंगल है। बिल्कुल। उसमें मुझे इनबॉक्स में बहुत मैसेजेस आए, हुँ, पर खुलकर बोलने, बात करने और स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं। दहेया में लोग बिना वजह भी विक्टिम बनने को तैयार हैं बात करते हुए। ओके। दरकते दायरे में जानते हुए भी सेक्सुअलिटी अपनाने को या बोल पाने को लोग तैयार नहीं है, परिवार को भी बताने को तैयार नहीं है। तो ये हुँ, डिफरेंस दोनों ओके, कहानियों में रहा। रहा, राइट। जी। सो हाँ, चूँकि वो दोनों कहानियाँ इतनी ज़्यादा मतलब ख़ास 2 मुद्दे उनमें उभर के आते हैं, दोनों में अपने-अपने। शायद वही वजह है कि जब हम पहले जब शुरुआती करीब 20-25 पन्ने पढ़े तो मुझे लगा, मैंने कहा ये तो बड़ी बड़ी सादा-सी कहानी चली जा रही है, ठीक है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वेयर इज़ द स्टोरी? और फिर समझ में आया कि ठीक है, ज़रा इसे आप सब्र से पढ़ें। अम, आखिरी सवाल और बहुत ज़रूरी, स्वाति और हर्ष उम्र के एक पड़ाव के बाद जाकर के साथ रहना शुरू करते हैं। वॉज देयर अ डेलिबरेट रीजन दैट तुमने उन्हें वैवाहिक बंधन में नहीं दिखाया? इस सवाल का मैं इंतजार कर रही थी कि क्या दुश्मनी है शादी से। नहीं नहीं, मैं बहुत खुश, मैं इनफैक्ट बहुत आई एम वेरी हैप्पी कि ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप उनके प्रेम से ऊपर आपने कहीं ना कहीं दोस्ती रखी है। मुझे उनके प्रेम में दोस्ती ज़्यादा ऊपर नज़र आई, और वो उनकी जीने की वजह है दोनों की। दोनों साथ रह रहे हैं और बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। लेकिन व्हाट वाज योर इंटेंशन कि उन्हें वहाँ तक ले जाना जहाँ पर वो आज हैं,
उसकी कोई खास वजह, और अगेन व्हाई दे आर नॉट मैरिड? तो ये एक हमने शादियों को एक हमने देन माना, मैं फिल्मों की देन मानती हूँ इस चीज को, कि हमें लगता है कि प्रेम का जो गंतव्य है वो शादी, ये हमारे दिमागों में स्थापित है कि प्रेम करा है का अर्थ है शादी हमारी नहीं होती, उसी व्यक्ति से हो जाती है। या कुछ प्रेम कहानियां ऐसी होती थी कि अगर प्रेम पूरा हो गया तो प्रेम ही नहीं है, एक समय ये भी एस्टैब्लिश किया गया हुआ एक नैरेटिव रहा। मुझे ये लगता है कि जब आप एक सर्टेन एज के हो जाते हैं, जैसे इस समय जो मेरी उम्र है, जो आपकी उम्र है, अगर इसमें हमसे कहा जाए कि हम नए सिरे से किसी के भी साथ रहें, और अगर हमारे पास मेरे पास अगर पति नहीं होता और मान लीजिए मैं एक सेपरेटेड या डिवोर्स महिला होती, क्या मैं वाकई किसी से दोबारा शादी करना चाहती हूँ? बिल्कुल जरूरी है। आप अपने साथ जब एक तरह से एक आपकी प्रोग्रेस हुई होती है, अपने आप में पर्सनालिटी में कुछ अचीव किया हुआ, तो जरूरी नहीं होता है कि आपको लगता है कि इस रिश्ते का गंतव्य शादी ही है। हर चाहता है कि शादी हो, और मजाक में वो कहता भी रहता है, पर इसको ये लगता है कि नाम देना जरूरी है क्या, क्योंकि वो एक जैसे ही ठप्पा आ जाता है, वो ठप्पा समाज के लिए, वो चीज मैं तोड़ना चाहती हूँ डेलिबरेटली। मैं शादियों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई दो लोग सिर्फ एज अ पार्टनर रहना चाहते, सिर्फ एज अ प्रेमी रहना चाहते, तो जरूरी नहीं है कि उन्हें हमेशा शादी ही करनी। अब वो 50 की उम्र में है, नहीं है यार उसका मन शादी करने, नहीं करना चाहती है वो शादी, लेकिन प्रेम है और साथ रहना चाहती है, तो क्यों नहीं रहते? क्यों हमेशा हमें वो, शादी तो समाज के लिए है ना, जिस समाज से बाहर निकल के हम अपना जी रहे हैं और काम कर रहे हैं, उसी समाज के लिए हम शादी का ठप्पा क्यों? इसलिए उसने डेलिबरेटली शादी नहीं करी। मैंने क्या जाता है, ऋषिकेश में रहते हैं, 7 फेरे लेने थे, कहीं भी आग जला के ले लेते। लेकिन मुझे लगा उसकी जरूरत, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो सेपरेटेड हैं या डिवोर्स हैं, और जब मैं उन लोगों से बात करती हूँ कि वो कहते हैं 10 साल 20 साल जब आप अकेले रह लेते हैं, अपनी तरह से रह लेते हैं, तो आपको फिर जीवन साथी की जरूरत नहीं होती है, शायद आपको दोस्त की जरूरत होती है, आपको पत्नी या पति भले ना चाहिए हो, लेकिन आपको एक पार्टनर है, तो आपका काम चल रहा है, आपको कोई समस्या नहीं, दो लोग बहुत नाइसली साथ में रह सकते हैं, और उसके लिए शादी की बहुत आवश्यकता नहीं लगती है, क्योंकि वो फिर कुछ बहुत सारी चीजें लेकर आती है, शादी अपने साथ बहुत सारे बंधन लेकर आती है, वो तोड़ के आप भागे थे और आप फिर उसी जंजाल में फंस गए। तो मुझे लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसे बाहर रखा है, और मेरी शादियों से बिल्कुल दुश्मनी नहीं है। अभिज्ञान और सिया की शादी ना होने के पीछे भी मेरा, इसके पीछे कोई ऐसा एजेंडा नहीं था, और मेरा हर्ष और स्वाति के पीछे भी कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। लेकिन शादी ही प्रेम का गंतव्य नहीं हो सकता इकलौता। इस चीज को मैं धराशाही शायद करना चाहती हूँ, धीरे धीरे छोटे छोटे प्रहार कर रही हूँ, देखती हूँ क्या हो। तो अभिज्ञान और सिया की बात की, और वहीं उसी उसी किरदार को आगे बढ़ाते हुए ये सवाल भी उठ सकता है कि हर्ष जैसे लड़के कहाँ मिलते हैं, लेकिन स्वाति जैसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं, ये भी होगा। और दोनों को देखने का नजरिया चाहिए। स्वाति भी हमारे आसपास आपको मिल जाएंगी, और हर्ष भी हमारे आसपास आपको मिल जाएंगे, लेकिन वही है कि थोड़ा सा बॉलीवुड वाला चश्मा, फिल्मी चश्मा हटाना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने अपने जो हमने नैरेटिव सेट करके रखे हैं उन्हें हटाना पड़ेगा। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर सेइंग दिस, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा वो कहानी का। जब मैंने अंत पढ़ा, वो इतना सुकून भरा अंत है, क्योंकि और मैं उसे अंत ना कहूँ तो ज्यादा बेहतर है, इट्स अ पार्ट ऑफ स्टोरी। ये बस एक कहानी है, एक बहुत लंबी सी कहानी के बीच में छोटा सा एक हिस्सा है, और वो जी रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो साथ रह रहे हैं। सो फॉर मी, दे आर स्टेइंग देयर, इफ दे हैव गॉट एन एड्रेस आई वुड लव टू गो देयर एंड मीट देम। सो मेरे लिए वो दोनों वहां रह रहे हैं, और वो अंत नहीं है कहानी का। तो जहाँ पे तुमने उस कहानी को खत्म किया है हमारे लिए, कि यहाँ कहानी एक विराम लेती है, तो वो बहुत खूबसूरत जगह पर है, बहुत सेटिस्फाइंग जगह पर है, कि जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव के बाद में दे बोथ आर टुगेदर आफ्टर सो मेनी थिंग्स। विमर्श की बहुत सारी परतें हैं इस कहानी में, लेकिन कहानी अपने आप में बहुत सादा है, बहुत धूमधाम आपको नहीं दिखेगी, बहुत तेजी से भागती हुई कहानी नहीं दिखेगी, और कोई ऐसी भी बातें नहीं दिखेंगी आपको जिसको आपको रुक करके आप कहें कि अरे ये तो क्या कमाल कह दिया है, लेकिन आप रुकना चाहेंगे,
किरदारों के साथ में। दैट्स द ब्यूटी ऑफ हुई। जिन्होंने नहीं ली है वो ले सकते हैं। और इस इतनी विस्तार से चर्चा करने के लिए जो तुमने समय दिया, थैंक यू सो मच। और मेरे सारे सारे सवाल एक एक करके मैंने सारे पूछे और उनको बहुत तसल्ली से आपने बताया कि क्या वजहें थी कि कहानी इस तरह से चली है। थैंक यू सो मच विनीता, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू होस्ट यू। थैंक यू सो मच कि कहानी को पढ़ के और इतने विस्तार से इतना सोच कर उसके बारे में बात करने के लिए, क्योंकि वाकई रुक के पढ़ने वाली कहानियों के लिए पेशेंस चाहिए होता है, और वन सिटिंग में कई बार जल्दीबाजी में बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं। शुक्रिया, आपने मुझसे बात करी, उसके लिए आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, क्योंकि कहानियों की परतों के बीच अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर क्या कहानी पढ़ी। तो आप क्या आराम कहानी से पढ़ी। पढ़िए, सुकून से पढ़ें। गर्मी का मौसम है, घरों में छुट्टियां बच्चों की हो चुकी हैं, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू रीड स्टोरीज। और मेरी कोशिश रहेगी कि किताब चर्चा को मैं थोड़ा सा उसको मुसलसल जारी रखूं, और बहुत जल्द एक दूसरी किताब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लॉट्स ऑफ गुड विशेस वनीता। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी नई कहानी, नई किताब पर काम करना शुरू कर चुकी होंगी, और फिर हमें अभिज्ञान, सिया और हर्ष और स्वाति जैसे फिर कोई किरदार मिलेंगे। और आई एम श्योर हम चाहेंगे कि आप एक प्रेम कहानी लिखें। सिर्फ प्रेम कहानी की आप पुट नहीं, आप एक प्रॉपर प्रेम कहानी लिखें और फिर हम उसे पढ़ें और उस पर चर्चा हो। बहुत जल्द पूरी कोशिश रहेगी मेरी। थैंक यू सो मच।